नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हर त्योहार की तरह धनतेरस पर भी मजहबी बयान आ गया है। बस्ती के पूर्व सांसद और असम प्रभारी हरीश द्विवेदी ने अपील की है कि धनतेरस की खरीदारी हिंदुओं की दुकानों से ही करें। हरीश द्विवेदी का यह बयान कट्टरपंथियों के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें कट्टरपंथियों ने अपने समाज के लोगों से अपील की थी कि वो हिंदुओं की दुकानों से खरीदारी ना करें। हरीश द्विवेदी ने कहा कि क्योंकि कट्टरपंथ लगातार एक खास तरह का बंधन है जिसे तोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदुओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ऐसा लगातार किया जा रहा है, यह एक अच्छा जवाब है। हम कह सकते हैं कि हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए और अपने त्योहारों पर जो लोग दीपावली मना रहे हैं, जो लोग धनतेरस मना रहे हैं, उन्हें जागरूक होना चाहिए। एक समुदाय विशेष के कुछ कट्टरपंथियों द्वारा इसके लोगों से अपील की जा रही है कि हिंदुओं की दुकानों से सामान न खरीदा जाए। अब इन कट्टरपंथियों को जवाब देने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है। मैंने सनातन धर्म प्रेमियों से, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों से निवेदन किया कि इस धनतेरस के अवसर पर, इस शुभ दीपावली के अवसर पर आप खरीदारी सनातन धर्म मानने वाले दुकानदारों से के यहाँ ही कीजिए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकील और जज के बीच में तीखी बहस हो गई। इसके बाद वकीलों ने कोर्ट रूम में ही जमकर हंगामा किया। बात इतनी बढ़ गई कि वकीलों ने जज पर कुर्सियां फेंक दी। फिर जिला जज ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहले मामले को शांत कराया, लेकिन जब वकीलों ने पुलिस की बात नहीं मानी तो हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस के लाठीचार्ज से गुस्सा हुए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ की। फिर नाराज वकील कोर्ट के बाहर धरने पर बैठ गए। दरअसल जिला कोर्ट के अंदर कुछ वकील एक व्यक्ति की जमानत की अर्जी को लेकर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच जिला जज और वकीलों के बीच नोकझोंक हो गई। एक जितेंद्र सिंह एडवोकेट थे, उनका मामला था, वो फैसला दिखाई। उसमें मेरा बेटा भी वकील है, वो भी गवाह था। गाजियाबाद के कम से कम 50-60 वकील थे जिस समय जिला जज की कोर्ट। कुलदीप सिंह ने ये कहा जिला जज से कि साहब चूंकि बहुत सारे वकील हैं, कोर्ट में भीड़ हो रही है, इस बिल को आप सुन लीजिए। कुलदीप को उन्होंने बदतमीजी की। जब बदतमीजी उन्होंने की तो मैंने ये कहा अगर आपकी आपकी फुर्सत अगर नहीं है, आप ज्यादा भेजिए तो इस बिल को कैंसिल करो, ट्रांसफर कर दीजिए, किसी के आकर दीजिए जिसको आप चाहें, ये आप सुन लीजिए। तो मुझसे उन्होंने सीधे छुपते ही कहा कि मैं नहीं ट्रांसफर करूंगा, आप मेरा क्या कर लेंगे। आप होते कौन है, जितनी भी वो अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकता था। और उसने यहाँ तक की कहा कि मेरा आप क्या कर लेंगे। मैंने कहा ये प्रॉपर बात नहीं है, ना हम इस बात को सुनते हैं ना हम इस बात को करते हैं। ये जिला जज की लैंग्वेज नहीं है। जिला जज खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में उन्होंने कोट उतारना शुरू किया, उन्होंने बैंड खोलनी शुरू की। जिला जज के सारे अधिकारी कर्मचारी जिला जज की कॉरिडोर के अंदर ले जाने लगे, लेकिन उनने वकीलों के साथ माँ की बहन की जो कर सकते थे तभी। मैंने यहाँ तक कहा कि जिला जज अगर जज साहब आप अगर वकीलों के बीच में आ गए और गुस्से में कुछ हो गया तो फिर वो टॉलरेबल नहीं होगा, लिहाजा आप चले जाइए। उसके बहुत देर तक वकील वहीं बैठे रहे। जिला जज ने ये कहा वहीं खड़े होकर इनको गोली मार दो, इन पर लाठीचार्ज करो। और फिर अचानक डीसीपी जो शहर का है राजेश, उसने लाठीचार्ज किया, वकीलों को गालियां दी। कोर्ट रूम में ही वकीलों को मारा है और मारा नहीं है, भगा भगा के मारा है। 2-3 महिलाएं चोट लगी हैं, उनको भी डंडे लगे। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उसको भी सिर फटा है, चोट है। कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 के तहत कायम बताना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ बुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग डीजे साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण चैम्बर में मौजूद थे।
अधीन जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफर कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई। मना होने पर वहां पे अग्रेसिव होके वहां पर करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजी साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ईएसआई की 100 बेड के अस्पताल का दिल्ली से शिलान्यास किया है, जबकि मेरठ में स्वयं सीएम योगी शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे। मेरठ के कंकड़खेड़ा में स्थित मार्शल पिच पर ईएसआई के 100 बेड के अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी मेरठ पहुंचे। इस मौके पर धनतेरस के अवसर पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने कहा कि आज मेरठ वासियों को बधाई देते हैं कि पूरे देशवासियों को पीएम मोदी हजारों करोड़ की सौगात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से 5 लाख रुपए का कवर प्रत्येक 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक को मिलने जा रहा है। इसके लिए उन्होंने पीएम के प्रति आभार व्यक्त किया है। ईएसआई अस्पताल के शिलान्यास पर उन्होंने मेरठ वासियों को बधाई दी। बहन और भाइयों, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की एक परिभाषा कही गई है, स्वस्थस्य स्वास्थ्यम लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोग का शमन करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के दिन, जो आज ही के दिन आयुर्वेद के जनक की स्मृति में मनाया जाता है, इसकी थीम भी दी गई है कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। आज स्वास्थ्य के प्रत्येक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। आज आपने देखा होगा हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज 75 में से 64 जनपद ऐसे हैं जिनके पास अपना एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बन रहा है। जो 11 जनपद हैं उनके लिए भी हम लोगों ने एक नई नीति का निर्माण किया है। इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के पास 2 एम्स हैं और हम लोगों ने एम्स दिल्ली से आग्रह किया है कि लैंड हम देंगे, आप अपना एक सैटेलाइट सेंटर गाजियाबाद में बना दीजिए, जिसके कारण दिल्ली एम्स की सुविधा का लाभ गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ वासियों को, बुलंदशहर वासियों को प्राप्त हो सके। इसके लिए एक सहमति आगे बन रही है और मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम हम बहुत शीघ्र आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान करने वाला राज्य है। 5 करोड़ 14 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। और श्रमिकों के लिए तो और भी सुविधा हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए हर कमिश्नरी में, हर मंडल मुख्यालय पर एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय यह शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसमें रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क अध्ययन की सुविधा का लाभ, उनके रहने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक विकास हो और सर्वांगीण विकास हो,
इसके लिए एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आज राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की निःशुल्क शादी हो सके, इसके लिए सामूहिक विवाह की योजना और इसके लिए 75,000 रुपए तक की राशि जहां उन बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं साथ ही साथ निर्माण श्रमिकों से जुड़े हुए बच्चों के लिए अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए मेडिकल की अध्ययन की पढ़ाई हो, तकनीकी शिक्षा की हो, उच्च अध्ययन की हो, वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी अतिरिक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज मेरठ वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आरोग्य के देव भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती पर पूरे देशवासियों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहां पर देशवासियों को सौगात जहां प्राप्त हो रही है, वहीं साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हो, इसकी सुविधा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या की दिवाली इस बार सियासत वाली होने वाली है। जी हां, राम मंदिर में भगवान राम के साक्षात पधारने के बाद अयोध्या जगमगाने के लिए तैयार है। देशवासियों को 500 साल के लंबे इंतजार के बाद यह सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। त्रेता युग में भले ही श्री राम 14 साल बाद अपने घर लौट आए थे, लेकिन कलयुग में 500 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव होगा बेहद खास। दिवाली तक ही रहेगी दीपोत्सव की रोशनी या चुनाव में डलेगा प्रकाश। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली दिवाली, क्या प्रभु राम भरेंगे भाजपा की झोली? कैसी होगी इस बार की दिवाली? 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो अयोध्या की दिवाली खास बन गई। अयोध्या में दिवाली का महाउत्सव आयोजित होने लगा। हर साल हर की पैड़ी पर लाखों लाख दीपकों की रोशनी से अयोध्या की चमक इतनी बढ़ जाती है जिसे पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देखती रह जाती है। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव और ज्यादा खास है क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद पड़ने वाली ये पहली दिवाली है। इस बार योगी सरकार अयोध्या में लगभग 25 लाख दीपक जलाकर इतिहास बनाने जा रही है। राम कथा, तमाम प्रदर्शनियां, लेजर शो और लाखों दीपकों की रोशनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां के साक्षी बनेंगे और अयोध्या की अद्भुत रात देखने के लिए वहां रुकेंगे। हालांकि पंडित इस दिवाली को राम मंदिर बनने के बाद जितना खास बता रहे हैं, उससे ज्यादा सियासी पंडित इस दिवाली और दीपोत्सव को विशेष साबित कर रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो 2017 से ही अयोध्या में विकास की धारा बहाने से लेकर राम मंदिर निर्माण तक भाजपा ने खूब हल्ला मचाया। लेकिन 2024 को लोकसभा चुनाव में भाजपा अयोध्या से हारी तो भाजपा आलाकमान का भी अयोध्या से मन भर गया। लगभग 31,000 करोड़ की योजनाओं के बाद भी भाजपा हारी और सपा जीत गई। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि इस दीपोत्सव में सरकार और भाजपा की रुचि पहले जैसी नहीं रही। हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव है। ऐसे में इस बार का दीपोत्सव चुनाव में कितना प्रभाव डालता है ये नतीजे तय करेंगे। लेकिन हार के बावजूद दीपोत्सव भाजपा और सरकार की मजबूरी सी बन गई है। हालांकि राम मंदिर बनाने का श्रेय कई बार बीजेपी ने लिया है और इस बार तो दीपोत्सव में जो दिए जलेंगे उसमें सियासत तपती हुई नजर आएगी। देखना अहम होगा कि ये इतिहास क्या बीजेपी के लोकसभा के इतिहास को इस उपचुनाव में बदलने में कामयाब रहेगा। क्या बीजेपी फिर से जगमगा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के ज्वेलर्स भरत जी सोनी डकैती कांड में 1 लाख के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये डकैती 2 महीने पहले दिन दहाड़े हुई थी। इनामी बदमाश अंकित यादव को छिवकी रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया गया है। अब तक कुल डकैती कांड में 12 बदमाश पकड़े जा चुके हैं। इस डकैती कांड में 2 बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। कोतवाली नगर के चौक ठटेरी बाजार में बीते 28 अगस्त को दिन दहाड़े असहले के बल पर बदमाशों ने भरत जी सोनी सर्राफ की दुकान से 1.25 करोड़ के जेवर लूट लिए थे। कोतवाली नगर में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 29 अगस्त को मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने गैंगस्टर के एक मामले में रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। दिनांक 28 अगस्त 2024 को जनपद सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर शॉप पर लूटपाट की घटना हुई थी। इस संबंध में कोतवाली नगर सुल्तानपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने तत्परता से इस घटना का खुलासा किया व माल बरामद किया। इस घटना में कुल 12 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें से 9 लोग पहले ही अकाउंट फॉर हो चुके हैं। आज दिनांक 28/10/2024 को इस घटना से संबंधित 1 लाख के इनामी बदमाश अंकित यादव को एसटीएफ द्वारा छिवनी रेलवे स्टेशन प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इसको कोतवाली नगर सुल्तानपुर लाया गया, जहां कोतवाली नगर टीम के साथ पूछताछ में इसके द्वारा 755 ग्राम चांदी व 2800 रुपये नगद बरामद कराए गए। अभियुक्त अंकित यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश भर में 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट उद्घाटन किया। पीएम ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से वर्चुअली 18 राज्यों में हेल्थ सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग की, जहां पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब इलाज के लिए लोगों के घर जमीन गहने बिक जाती थी। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर गरीबों की रूह कांप जाती थी। इलाज न करा पाने की मजबूरी, पैसे की कमी गरीबों को तोड़ देगी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी से नहीं देख सकता था, इसलिए आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। हमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत दिवालियां देखी है, लेकिन दिवालियां भले देखी हो,
ये दिवाली ऐतिहासिक है। आपको लगेगा कि भाई इतनी दिवाली देख करके तो बाल सफेद हो गए और मोदी जी ये ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए। पांच सौ साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन। झारखंड में शराब घोटाला मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। इसी सिलसिले में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी भी हो रही है। दरअसल झारखंड में सरकारी शराब ठेकों में घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले में ईडी की ये छापेमारी रांची में अलग अलग जगहों पर देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक आईएएस विनय चौबे समेत कुछ अधिकारियों के घर छापे पड़े हैं। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के घर भी छापेमारी हो रही है। इसके साथ ही घोटाले के आरोपी में घिरे अधिकारियों के चार्टेड अकाउंटेंट के घर छापे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए 2050 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ साथ झारखंड के आईएएस और तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे को भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही घोटाले के आरोप में घिरे अधिकारियों के चार्टेड अकाउंटेंट के घर छापे पड़े। गाजीपुर जिले के जमानिया सर्किल के सोहवल थाना अंतर्गत सांसद अफजाल अंसारी सरेया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीते 24 अक्टूबर को मामूली नोकझोंक में गोली से घायल धर्मेंद्र बिंद के परिजनों से मुलाकात की और घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने घायल के चल रहे इलाज के बारे में मौजूदा जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि वह हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह घायल को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराएंगे। मुलाकात के दौरान सांसद ने इस दौरान घायल के परिजनों को इलाज के लिए तत्कालीन आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। साथ ही उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद आगे भी की जाएगी। जिंदगी मौत की जंग ड्रामा सेंटर बनारस में खेल रहा है। गोद में उसके बच्चा है, परिवार के सदस्य दुखी हैं, पीड़ित हैं, भयभीत हैं। दिन दहाड़े बताया गया कि 10 लोग लगभग थे और सबके हाथ में नाजायज असलहा था और दौड़ा दौड़ा करके जो भी गांव का दिख रहा था उस पर गोली मार दी। उसको तो बिल्कुल नजदीक से मारा गया। वो बच गया, अपने बाल बच्चों के नसीब से बच गया। मकसद उसकी हत्या करना था। जो एक्शन होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। अब कह तो रहे कि ये अपराध, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जिस कानून व्यवस्था का डंका बजा रही है सरकार, उन्हीं की गोद में पलने वाले इस कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई? ये किसी गरीब का, किसी छोटी जाति का अगर व्यक्ति इस तरह की कोई घटना कर दे
तो उसको पकड़ के उसके घुटने में, उसके छाती में गोली मार दी जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।